हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा योजनाओं और जो विभिन्न शिक्षा से संबंधित ऐप हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के हों। और एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक पे भी आता है। और साथ साथ जितने भी भर्ती परीक्षाएं जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से संबंधित हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो चाहे KVS हो, NVS हो, CTET हो, जो राज्यों के टेट हैं जैसे कि UP टेट की अगर बात करें, और साथ ही साथ चाहे वो MED हो, BEd हो, DLED हो, ऐसे जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि शिक्षा से रिलेटेड हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको, चूँकि मैं जो बोलता हूँ उसका विद प्रूफ बोलता हूँ, ऐसे नहीं, मैं कुछ चीज़ें जो आज बताने वाला हूँ। और अभी हाल ही में जो UP PCS का मेंस एग्ज़ाम हुआ है, उस मेंस एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, यहाँ से पूछे गए हैं। तो इंटरव्यू हो या मेंस एग्ज़ाम हो या करंट अफेयर किसी भी विषय का हो, वहाँ इन सारी चीज़ों से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी विभिन्न प्रमुख शिक्षा की योजनाएं, तो वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है, उस सेकंड पार्ट में हम प्रमुख शिक्षा योजनाएं 2.0 में बात करने वाले हैं मुख्य रूप से 4 चीज़ों की। 4 जो योजनाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक है समग्र शिक्षा योजना, दूसरी है ऑपरेशन कायाकल्प, और तीसरी है शारदा, और चौथा है बाल वाटिका। ठीक है, तो बाल वाटिका और बाल विद्या प्रवेश, इन दोनों में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होता है कि बाल वाटिका और विद्या प्रवेश में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, वो वीडियो आपने देखा और आप लोगों को पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो कुछ और बची हुई शैक्षिक योजनाएं हैं, एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समग्र शिक्षा योजना के बारे में। समग्र शिक्षा योजना जो है, इसकी शुरुआत 24 मई 2018 को की गई थी। ये एक केंद्र सरकार की योजना है, अर्थात ये भारत सरकार की एक योजना है। 1 जुलाई 2018 से इसको लागू किया गया था। अगर केंद्र सरकार की योजना है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जो नोडल एजेंसी होगी वो कौन होगी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन जब ये समग्र शिक्षा योजना लागू हुई, उस समय जो है मानव संसाधन विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो ये नोडल एजेंसी थी। अब समग्र शिक्षा योजना क्या है, उसको अगर एक लाइन में अगर आप समझना चाहें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बात बताता हूँ वो शॉर्टकट में भी रहती है और समग्र भी रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी मैं करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि बोरिंग होती है। आजकल किसी के पास समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो वो देखे। लोग कम समय में अधिक चाहते हैं, और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लें। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका उद्देश्य यही रहता है। वैसे मैं चाहूँ तो किसी एक योजना को लेकर के एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ। तो समग्र शिक्षा योजना के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर एक लाइन में इसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है SSA प्लस RMSA प्लस टीचर एजुकेशन बराबर समग्र शिक्षा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या था कि सर्व शिक्षा अभियान एक अलग प्रोग्राम था, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक अलग प्रोग्राम था। टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स अलग थे। तो बाद में देखा ये गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग बजट पारित करते हैं, अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग जो है अपना एक क्रियान्वयन करने के लिए अलग अलग जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं, अलग अलग हम कार्य आवंटन करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एकीकृत कर दें सबको, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें, हम समेकित शिक्षा की बात करें और समेकित योजना बनाएं। क्योंकि एक चीज़ ये भी आप जानते रहिए कि हम बच्चों को अलग अलग नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। एक बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ता है या कॉन्वेंट में पढ़ता है, किसी निजी विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन बेसिक शिक्षा अभी वो ले रहा है,
वही आगे चल कर के कक्षा जो है 9-10 में जाएगा, वही ग्रेजुएशन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे। तो जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है, प्राइमरी का मतलब मेरा ये नहीं है कि प्राइमरी सरकारी स्कूल, प्राइमरी का मतलब ये है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो बेसिक शिक्षा होती है वो कहीं से भी ले रहा हो, वो बच्चा फिर क्या है, माध्यमिक स्कूलों में जाता है, जहां वो 9 से 12 तक की शिक्षा ग्रहण करता है। तो एक क्या है, एक क्रम बना रहना चाहिए। वही बच्चा है दूसरी जगह पर जाएगा, दूसरे तरीके की योजनाएं मिलेंगी, दूसरे तरीके की शिक्षण पद्धतियां वहां पर मिलेंगी, और ऐसे में जो है बच्चे के शिक्षा में या उसके शिक्षण में या उसके शिक्षण अधिगम में भटकाव होने के चांस अधिक होते हैं। तो बच्चा तो बदलता नहीं है, लेकिन योजनाएं बदल जाती हैं, जो कि उचित नहीं है। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम एक तरीके का कोई प्रोग्राम लॉन्च करें जो कि पूरे माध्यमिक शिक्षा को एक साथ, एक नज़र से, एक दृष्टि से देखता हो, समग्र रूप में देखता हो। क्योंकि वर्तमान सरकार की जो कह सकते हैं एक विचारधारा है, वो चीज़ों को लेंदी करने की नहीं है, बल्कि समेटने की है, समेकन की है। चाहे वो एक देश एक चुनाव की बात कर ले, चाहे एक देश एक राशन कार्ड की बात कर ले, है ना, इस तरीके की चाहे कई सारी योजनाएं जो हैं, तो उसी के आधार पर समग्र शिक्षा को भी लॉन्च किया गया। और जैसे कि उसका नाम है समग्र, समग्र का मतलब सबको एक साथ जोड़ते हुए, समग्र रूप में, ठीक है, तो होलिस्टिक रूप में। तो यहाँ SSA का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान आपको पता है कि बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है। RMSA का मतलब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अर्थात जो कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा है, और साथ में टीचर एजुकेशन। इन तीनों को एक साथ अगर हम मर्ज कर देंगे तो हमारी योजना बनती है समग्र शिक्षा योजना। और यही समग्र शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है कि हम प्री प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक तक की शिक्षा को एक नज़रिए से देखें, एक सूत्र में उसको हम बांधें। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, यही इसका फोकस बिंदु है। योजना का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, अंग्रेजी के 2 T। अंग्रेजी के 2 T कौन कौन से, एक टीचर्स और प्लस दूसरा टेक्नोलॉजी, अर्थात टीचर्स के साथ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है और बदलते समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ठीक है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और जो परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालता जाता है वही जो है क्या होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर पाता है, अब बाकी तो पिछड़ जाते हैं। तो परिवर्तन के हिसाब से हमें अपने आप में, अपनी पद्धतियों में, अपनी विचारधाराओं में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर देखा गया कि टीचर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी की को भी ऐड कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है जैसे सोशल मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, ऐसे तमाम जो माध्यम हैं, जो डिजिटल माध्यम हैं, वो विकसित हो चुके हैं। तो हमें उसका उपयोग शिक्षा में कैसे करना है, ये सोचने की ज़रूरत है। तो टीचर्स को चाहे उसके प्रशिक्षण में हो, उसकी ट्रेनिंग में हो, या एक शिक्षक बच्चों को कैसे विभिन्न तरीके की तकनीकियों का इस्तेमाल करके अच्छे से अधिगम करा सकता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ देखनी पड़ेगी और देखना चाहिए, ज़रूरी भी है, समय के अनुसार इसकी ज़रूरत भी है। देखिए, टेक्नोलॉजी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को मनुष्य ने ही बनाया है, लेकिन अब जैसे कई बार जो है गार्जियंस ये शिकायत करते हैं कि बच्चे सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, सारा दिन टीवी देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी को मनुष्य ने ही बनाया है, लेकिन हम उसके अगर एडिक्शन में चले जाएं, हम उसके आदी हो जाएं, वो हम पे हावी हो जाए, जिस चीज़ को हमने बनाया है वो हम पे हावी हो जाए, तो फिर वो नुकसानदेह होता है। नहीं तो लगभग मुझे लगता है कि सभी के पास जो है एक स्मार्टफोन ज़रूर होगा, और इस स्मार्टफोन जो है अगर उसको सदुपयोग किया जाएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचर्स के साथ जोड़ करके अगर देखा जाए, इसका एकीकरण कर दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसको समग्र शिक्षा कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यह योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा को बांटे बगैर स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। मतलब हम ये ना कहें कि कक्षा 1, 2, 3 अलग, 4, 5 अलग, 6, 7, 8 अलग, 9, 10 अलग, 11, 12 अलग, हम इनको क्लास वाइज अलग न देखें। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक ही बच्चा ये सब जगह पहुंचता है, उसका जो IQ लेवल है वो बदल नहीं जाता है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो आर्थिक बैकग्राउंड है, चाहे उसका सामाजिक बैकग्राउंड हो, वो इतना जल्दी बदलता नहीं है। तो हम क्यों ना उस बच्चे को देखते हुए
प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक एक जैसी योजनाओं का निर्धारण करें, और ऐसा करेंगे तभी बच्चा एक सही दिशा में जाएगा, उसका अधिगम एक सही दिशा में होगा। तो हम विभिन्न स्तरों में बिना बांटे शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखें तो हम उसे समग्र शिक्षा कहेंगे। इस योजना की दृष्टि वर्ष 2030 तक शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अनुकूल गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, अब ये एक अपना अलग एक टॉपिक है जो कि हर बार अगर हम बात करें PCS या IAS UPSC के एग्जाम्स की, तो हर बार जो है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है SDG से। तो SDG अर्थात सतत विकास लक्ष्य कितने हैं टोटल? ये 17 हैं। ठीक है, इनको निर्धारित किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किया गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, लगभग 193 जो सदस्य देश हैं, उनमें से अधिकतर ने जो है इसको क्या किया है? स्वीकार किया हुआ है। और ये स्वीकार किया हुआ है कि ये जो 17 लक्ष्य हैं, इनको हमें 2030 तक प्राप्त करना है। तो इन्हीं 17 सतत लक्ष्यों में एक चौथा जो लक्ष्य है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। तो इस SDG 4 को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखिए सतत विकास जो लक्ष्य हैं, सतत जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा विद ट्रिक, ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। मैं यहाँ पर उसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भटकाव होगा। ठीक है, हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करना शुरू कर देंगे। 17 के 17 जो सतत लक्ष्य हैं, हम उन पर बात करना शुरू कर देंगे, तो टॉपिक पीछे रह जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि हमें इनको जानने की जरूरत है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब अगर जैसे समग्र शिक्षा के घटक की बात करें कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से घटक हैं, क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, तो वर्तमान में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं एजुकेशन में, वो सारे के सारे समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं कुछ घटकों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे पूर्व विद्यालयी शिक्षा की अगर बात करें, हम एक योजना है पढ़े भारत और बढ़े भारत। कौन सी योजना है? पढ़े भारत और बढ़े भारत। इसकी बात करें, खेले इंडिया और खिले इंडिया, जो कि स्पोर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसके लिए बजट जो है अलग से व्यवस्थित किया गया है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, KGBV का मतलब है कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय हैं वो हो, या यूडाइस जो प्रोग्राम है वो चला है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम पूरी तरीके से स्कूली जो शिक्षा है उसको एक किसी पोर्टल पे, एक सिस्टम पे ला करके उसको हम देख पाएँ, ताकि हम उसका आकलन कर पाएँ, हम उसकी निगरानी कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए यूडाइस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से स्कूल की सारी सूचनाएं पोर्टल पर या आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, तो पूरा डाटा जो है वो यूडाइस पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ स्कूल ग्रांट है, जो विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है, जो विद्यालयों को अनुदान दिया जा रहा है, वहाँ के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की आधारभूत अवसंरचना है, उसको मजबूत करने के लिए मूलभूत जो अवस्थापना वाली चीज़ें हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उनको वहाँ प्रोवाइड करवाने के लिए स्कूल को ग्रांट भी दिया जा रहा है। ये भी किसके तहत है? समग्र शिक्षा योजना के तहत है। PFI की बात करें तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, अर्थात हम एक ऐसा प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक बनाएं जिससे कि हम विद्यालयों की ग्रेडिंग कर पाएं कि कौन सा विद्यालय किस स्थिति में है, किस राज्य की शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो भी समग्र शिक्षा योजना के तहत आएगा। इसी प्रकार जैसे हम बात करें स्कूल बेस्ड असेसमेंट की, विद्यालय आधारित आकलन की बात करें, तो ये जो काम किया जाता है वो भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत है, उसका एक घटक है। लाइब्रेरी के लिए अलग से ग्रांट आता है, अर्थात जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय अनुदान जो है वो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो छोटे छोटे सारे प्रोग्राम है, चाहे हम शगुन की बात करें या हम रक्षा की बात करें, रक्षा भी एक प्रोग्राम है जो कि जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको अपनी आत्मरक्षा की क्या है टेक्निक से सिखाना कि कैसे अपनी आत्मरक्षा करना है, उसके लिए प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके का जैसे रंगोत्सव है, तो इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम्स हैं
जो कि समग्र शिक्षा के एक घटक के रूप में काम करते हैं। और याद रखिए, समग्र शिक्षा का मतलब है जब हम प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा को एक नज़रिए से देखें, एक दृष्टिकोण से देखें, समग्र दृष्टि से देखें, तो अलग अलग ना देखें, तो उसे हम क्या कहेंगे, समग्र शिक्षा कहेंगे। तो हमने समग्र शिक्षा योजना के बारे में यहाँ पर मोटे तौर पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आप इतना भी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ऑपरेशन कायाकल्प की। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प, तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, ऑपरेशन कायाकल्प, और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ऑपरेशन कायाकल्प। और अभी हाल ही में जो पीसीएस मेंस का एग्जाम हुआ है वहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको उसका स्लाइड भी यहाँ पर दिखा दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। जो लोग चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं, हमारा जो स्टैटिक जीके है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, संविधान की बात करते हैं, लोग इसी पे पड़े रहते हैं। वो तो एक दिन तैयार हो जाएगा, वो बदलता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं उनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। और एग्जाम जो है ऐसी जगहों से ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है जून 2018 में की गई थी। देखिए कई कई जगह पर जो है 2019 दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर जो सूचना आपको दे रहा हूँ, ये बेसिक एजुकेशन का जो पोर्टल है सीधा वहाँ से जा करके मैंने इसको निकाला है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन की जो साइट है वहाँ पर जून 2018 दिया गया है। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी हाल ही में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, उनके द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प योजना का शुभारंभ किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये ऑपरेशन कायाकल्प कहाँ पर चल रहा है, किस राज्य में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। इसका लक्ष्य क्या था, अगस्त 2022 था। तो अगस्त 2022 कब लक्ष्य था, ऑपरेशन कायाकल्प 1.0। अभी जो है देखिए बात यह है कि पहले अगस्त 2022 था, अभी 2024 कर दिया गया है। जब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो उनकी समयावधि को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी शुरुआत में 2022 रखा गया था और अभी फिलहाल क्या है 2024। तो अगर हम देखें इसके बारे में तो और आगे क्या देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, 19 आधारभूत सुविधाओं का संतृप्तिकरण करके आदर्श विद्यालय एवं ग्राम सभा के सबसे आदर्श भवन के रूप में विद्यालय को विकसित करना, यही सबसे मुख्य बात है। याद रखिए कितने आधारभूत सुविधाएं हैं, 19 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, आधारभूत अवस्थापना जो सुविधाएं हैं उनके संतृप्तिकरण के लिए एक ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा विभाग में इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये 19 पैरा जो है मीटर क्या है, उन 19 पैरामीटर को मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, और मैं उन 19 पैरामीटर के बारे में आपको पढ़कर भी सुनाई देता हूँ, साथ साथ में आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर उसकी स्लाइड भी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 19 मूलभूत अवस्थापना कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पानी की व्यवस्था विद्यालय पे होनी चाहिए, बालक शौचालय बालिका शौचालय 3 हो गए। ठीक है, चौथे नंबर पे है शौचालय में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, 5वें नंबर पे है शौचालय में टाइलीकरण होना चाहिए। 6वीं व्यवस्था है कि दिव्यांग शौचालय हो, जो दिव्यांग बच्चे आते हैं, ठीक है, वो पैर में या हाथ में उनकी प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग से शौचालय होना चाहिए। 7वें नंबर पे मल्टीपल हैंड वॉशिंग, कम से कम जो हाथ धोने के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। जब से कोरोना आया कोविड-19 तब से तो हाथ धोना सभी के सभी लोग सीख गए, चाहे वो छोटे बच्चे भी हों। तो मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है वो विद्यालय पे लगाए जाएं ताकि बच्चे अपना जो है मिड डे मील खाने के पहले अपने हाथ को अच्छे से साफ कर सके। इसके साथ साथ कक्षों में टाइलीकरण, जो फर्श है उस पर टाइलीकरण होना चाहिए, श्याम पट बढ़िया से होना चाहिए। ठीक है, रसोई घर होना चाहिए, विद्यालय में समुचित रंगाई पुताई होना चाहिए, रैंप रेलिंग होना चाहिए। 13वें नंबर पे है कक्षों में उपयुक्त तो वायरिंग, विद्युत उपकरण अर्थात बिजली की व्यवस्था भी वहाँ पर हो, विद्युत संयोजन हो अर्थात बिजली का कनेक्शन हो। 15वें नंबर पे है बालक मूत्रालय, 16वें नंबर पे है बालिका मूत्रालय, 17वें नंबर पे है फर्नीचर और डेस्क, और 18वें नंबर पे है समर्सिबल या सप्लाई पंप जो है, अर्थात समर्सिबल पंप लगा होना चाहिए ताकि बच्चे जो है वहाँ से, क्योंकि सप्लाई कैसे होगी, अब जो मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट लगेंगे उस पर सप्लाई पानी कैसे होगी, अगर अब समर्सिबल पंप होगा तभी हो पाएगी। ठीक है, और 19वें नंबर पे है कि स्कूल पे एक 4 दीवारी होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के 19 पैरामीटर हैं जो कि 19 आधारभूत सुविधाओं के बारे में बात बताते हैं। तो अभी अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में ही कायाकल्प योजना चल रहा है, तो यहाँ पर लगभग जो है 19 पैरामीटर पूरे हो गए हैं। बस 19 में से हम एक की अगर बात करें तो कहीं कहीं पर वो नहीं हो पाया, जैसे फर्नीचर एवं डेस्क की बात करें कि अभी
ज़्यादातर स्कूलों में अभी फर्नीचर और डेस्क प्राइमरी में जो है अभी अवेलेबल नहीं हो पाए, नहीं तो लगभग सारी जो अवस्थापनाएं हैं वो चीज़ें हो गई हैं। अर्थात स्कूल पे क्या है कि अभी स्कूल पे जो है टाइल्स लगा हुआ है, पानी की अच्छी सी व्यवस्था है, लाइट पंखा भी लगा हुआ है, तो रंगाई पुताई भी बढ़िया है। तो अब पहले से जो प्राइमरी स्कूल हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं। अर्थात वहाँ जो आधारभूत जो भौतिक संसाधन है उनकी व्यवस्था करना ही क्या है, कायाकल्प। तो इन कायाकल्प योजना के माध्यम से विद्यालय को एक ऐसे आदर्श भवन के रूप में विकसित करना है जो कि उस ग्राम सभा का सबसे आदर्श भवन हो। अब ये होगा कैसे, तो ये कैसे होगा, अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके बजट का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो अंतर विभागीय समन्वय का मतलब है जैसे बेसिक शिक्षा विभाग हो गया, ग्राम पंचायत विभाग हो गया। ठीक है, ऐसी कई सारी निधियां हैं, तो कई सारी निधियों, कई सारी विभागों को एक साथ जोड़ करके का मतलब ये है कि सभी मिल करके काम करें, सभी जो है इस पे हेल्प करें, तभी काम होगा। देखिए, किसी एक के लगने से कोई काम पूरी तरीके से नहीं होता है। अगर हम विद्यालय की बात कर लें या किसी गांव की बात कर लें या अपने परिवार की बात कर लीजिए, कोई एक व्यक्ति ही सब कुछ करे तो संभव नहीं है कि वो अच्छे से हो पाए। तो कई सारे विभागों को जोड़ करके, कई सारी निधियों का इस्तेमाल करके बजट की व्यवस्था की गई और साथ साथ में देख रेख करना, उसका आकलन करना, जांच करना कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है विद्यालय पे, तो कई सारे विभागों को भी इस पे जोड़ा गया है। तो इस तरीके से अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके बजट का प्रावधान किया जाएगा। अब देखिए, कई लोग ये कहेंगे कि बजट में तो व्यवस्था थी कि 2023-24 में बजट का प्रावधान किया गया कायाकल्प के लिए 1000 करोड़। तो ये जो 1000 करोड़ है, ये 1000 करोड़ रुपए अलग से नहीं है, याद रखिए, कोई बताएगा नहीं आपको, ये 1000 करोड़ रुपए अलग से नहीं है, बल्कि जैसे समग्र शिक्षा के लिए 22,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, इसी प्रकार और कई सारी अन्य योजनाएं हैं अलग अलग विभागों की। उन विभागों से कुछ रुपया इकट्ठा करके एक नया जो है बजट बनाया गया कायाकल्प के लिए, और वो बजट है 1000 करोड़ रुपए का, जिसके द्वारा विद्यालयों को चमकाया जाएगा, उनका कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य फोकस याद रखिए कायाकल्प योजना का क्या है, मुख्य फोकस है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था। अर्थात विद्यालय में जो ये शिकायतें रहती थी कि विद्यालय अच्छा नहीं है, वहाँ शौचालय अच्छे नहीं हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वहाँ बच्चे बैठेंगे कैसे, वहाँ पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को सरकार ने देखा कि समस्याएं हैं, इनको पूरा करने के लिए क्या किया गया, ऑपरेशन कायाकल्प को लाया गया। राइट, अब हम आगे अगर बात करें, अगली योजना है शारदा। ठीक है, शारदा एजुकेशन में अगर हम शारदा पोर्टल की बात करें तो शारदा का पूरा नाम क्या है, स्कूल हर दिन आए। अब देखिए, स्कूल हर दिन आए कैसे आएगा, एस से क्या हो जाएगा स्कूल, HRA से क्या हो गया हर, और D से क्या हो गया दिन, और A से क्या हो गया आए। इस तरीके से इसका फुल फॉर्म क्रिएट किया गया है शारदा का, स्कूल हर दिन आए। तो इसके पूरे नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। उद्देश्य क्या है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका चिन्हीकरण करना, पंजीकरण करना, नामांकन करना, आकलन व ट्रैकिंग करके अधिगम स्तर अनुसार शिक्षण कार्य करना। ठीक है, तो अब इसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चे के कौन होंगे, इसकी परिभाषा को अगर देख लेते हैं कि भाई किनको हम बोलेंगे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। ठीक है, स्कूल में जो नहीं आते हैं, तो 6 से 14 वर्ष आयु का कोई बालक या बालिका आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। कब माना जाएगा, यदि वह किसी विद्यालय में कभी नामांकित ना किया गया हो, अर्थात वो कभी किसी विद्यालय में उसका नाम ना लिखा गया हो, अर्थात उसका एनरोलमेंट किसी भी विद्यालय पे ना हो, तो हम उसे मानेंगे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, और उसका हम क्या करेंगे, नामांकन करेंगे और उसके स्तर के अनुसार हम शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, ताकि बच्चा जो है अच्छे से आगे बढ़ पाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे तो बहुत सारे कम बच्चे होंगे, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हर बार चिन्हीकरण किए जाते हैं, हम लोगों ने भी उस पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर लगा दिया गया है, और या कि एक और कंडीशन क्या है कि नामांकन के पश्चात अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अगर वो अनुपस्थित रहा हो, तो वो बच्चा भी क्या माना जाएगा, आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। अर्थात बिना किसी सूचना के वो लगातार 45 दिन तक वो विद्यालय जाए ही ना। हालांकि उसने नाम तो अपना लिखवा लिया, नामांकन अपना करवा लिया, लेकिन लगातार बिना किसी सूचना के वो 45 दिन से गायब है। ठीक है, या उससे अधिक समय से गायब है,
तो हम उसे क्या मानेंगे कि वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है। और ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे, उनका नामांकन करेंगे, उनका आकलन करेंगे, उनका स्तर क्या है, और उनके स्तर के अनुसार फिर हम शिक्षण जो है पद्धति अपनी बनाएंगे, शिक्षण योजनाएं बनाएंगे, और फिर उसके हम उसका जो है अधिगम कराएंगे, उसको सिखाएंगे, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है शारदा। अर्थात शारदा पोर्टल में जो काम होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। तो एक शब्द या एक वाक्य याद रखिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए ही शारदा प्रोग्राम आया, जिसका फुल फॉर्म है स्कूल हर दिन आए। ठीक है, तो ये हो गया शारदा के बारे में। अब हम बात करते हैं बाल वाटिका के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है, जो नई शिक्षा नीति आती है हमारी न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कई बार जो बच्चे हैं उसको न्यू एजुकेशन बोल देते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो गलत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हालांकि कहने के लिए आप भले उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल दें क्योंकि अभी तक की नई ही मानी जाएगी, लेकिन उसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो इस शिक्षा नीति के तहत ही बाल वाटिका को लाया गया। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बाल वाटिका शुरू करने का उद्देश्य क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को प्रारंभिक स्तर के ज्ञान के साथ ही सामाजिक ज्ञान का बोध कराना, ये बाल वाटिका का मुख्य उद्देश्य है। कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं रहना है, हमें उनको सामाजिक ज्ञान भी कराना है, हमें उनको संस्कार भी सिखाने जो आजकल विद्यालयों पर नहीं सिखाए जाते हैं। बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर, वैज्ञानिक बनकर के अमेरिका चले जाते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, वहाँ से फिर आते भी नहीं हैं। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं। तो बच्चों को हम सामाजिक ज्ञान का बोध भी कराएं, ये भी जरूरी है। अब इसको कैसे समझेंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसका शैक्षिक आधार क्या है, आधार संरचना क्या है, उसका ढांचा क्या है, वो है 5+3+3+4। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 53-34 क्या है। ठीक है, 53-34 क्या है, ये जो है, जैसे हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे, हालांकि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विधिवत पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में है। कमेंट करेंगे, या आप कमेंट नहीं भी करते हैं, अगर आपको जरूरत है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। हम यहां पर सिर्फ बात करेंगे कि ये जो 5 है ये क्या है। ठीक है, ये जो 5 है वो क्या है, फिर आप अपने आप अब आगे की चीज़ों को जान जाएंगे। जैसे जो 5 वर्ष हैं, ये 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष की शिक्षा है, ये एक जो है ढांचा है। पहले क्या था, 10+2 था, लेकिन अभी क्या है, 5+3+3+4। तो जो 5 वर्ष में जो दो साल होंगे, क्योंकि हम बात करेंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चों की, तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। 2 साल जो होंगे वो आंगनवाड़ी के होंगे। बच्चा जब 3 वर्ष का होगा तो आंगनवाड़ी में आएगा। ठीक है, तो 3 से 4 वर्ष तक तो जो है वो 4 वर्ष तक वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। उसके बाद फिर वो 1 साल बाल वाटिका में पढ़ेगा। ठीक है, फिर 1 साल वो कक्षा 1 में पढ़ेगा, फिर 1 साल वो कक्षा 2 में पढ़ेगा। तो इस तरीके से कितना हो गया, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, टोटल कितने हो गए, 5 वर्ष हो गए। इसको बोला गया प्री प्राइमरी। ठीक है, अर्थात कक्षा 1 और कक्षा 2 को आंगनवाड़ी के साथ जब हम मर्ज कर देंगे तो उसको बोलेंगे प्री प्राइमरी। ठीक है, प्री प्राइमरी। और प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रखा गया है। ठीक है, तो उसी के तहत यहां पर है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3, इसको बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्री प्राइमरी जो 1 होगा वो 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए होगा, प्री प्राइमरी 2 जो होगा 4 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए, प्री प्राइमरी 3 जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए। और बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है, 5+ हो जाता है, तो उसका एडमिशन कहाँ पे होता है, कक्षा 1 में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, कक्षा 1 में होता है। तो याद रखिए बाल वाटिका क्या है, अगर आपको बाल वाटिका के बारे में समझना है तो कक्षा 1 के पहले, क्लास 1 में एडमिशन के पहले, जाने के पहले 1 वर्ष की जो शिक्षण प्रोग्राम है उसे हम बाल वाटिका कहते हैं। अर्थात कक्षा 1 में एडमिशन के पूर्व ही 1 साल की शिक्षण योजना जो है, 1 साल का जो बच्चे के लिए शिक्षण है उसे हम बाल वाटिका कहेंगे। अब यहीं पर मैं लगे हाथ आपको विद्या प्रवेश के बारे में बता देता हूं, हालांकि मैं वीडियो तो बना चुका हूं। विद्या प्रवेश क्या है कि कक्षा 1 में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो 3 माह तक हम उसे खेल खेल में सिखाएं, हम उसको सहज करें, ताकि उसका जो हेजिटेशन है वो बच्चा खुले अंदर से। ठीक है, वो बच्चा आपसे बात करे, उसका
मौखिक भाषा विकास हो, उसका माइंड खुले, वो जो है अपसारी चिंतन कर पाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, हम उसको इस प्रकार का बनाएं। लगातार 3 महीने तक हम उसके लिए इस तरीके की शिक्षा प्रक्रिया अपनाएं जिसमें बिना बोझ के एकदम हो, ठीक है। उसको खेल खेल में पढ़ाना है। हालांकि बाल वाटिका में भी यही है, बाल वाटिका में तो बिल्कुल कुछ पढ़ाना ही नहीं है, बच्चे को बस सिर्फ खेल खिलाना है, खेल खेल में ही बच्चे को सिखाना है, ठीक है। तो कक्षा 1 के पहले 1 साल की जो शिक्षण है उसे हम बाल वाटिका कहते हैं। और कक्षा 1 में जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो 3 महीने तक लगातार बच्चे को सहज करने के लिए हम उसको पढ़ाते हैं, तो उसे हम विद्या प्रवेश कहते हैं। तो ये जो है कॉन्सेप्ट क्या है, बाल वाटिका है। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।